ये बात भारत के आम आदमी को भी बहुत ज्यादा अखर रही है कि तुर्की पाकिस्तान का साथ दे क्यों रहा है, क्योंकि दोनों देश ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी हैं। हजारों किलोमीटर का फासला है दोनों के बीच में। लिटरली तुर्की से पाकिस्तान जाने के लिए 2 समुद्र पार करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में व्यापार भी बहुत ज्यादा हो, मामूली सा व्यापार है दोनों के बीच में। नहीं, दोनों देशों का कोई ऐतिहासिक संबंध ही नहीं है। खैर, पाकिस्तान का तो इतिहास ही नहीं है, भारत से टूटकर बना है। लेकिन उसके बाद पिछले 70-75 सालों में भी देख लो, कुछ खास चीजें नहीं हुई हैं। और उसके बावजूद तुर्की का राष्ट्रपति कल खड़े होकर खुले कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान का साथ खुलकर देंगे, चाहे जो भी हो जाए। और ये बात सबको अजीब लग रही है और ऊपर से देखने पर आपको भी अजीब लगेगी। लेकिन जब आप इन दोनों देशों के रिश्तों की गहराई में जाओगे तो आपको मामला समझ में आएगा कि ये कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है कि ऐसे ही कह रहा है। नहीं, दोगान पाकिस्तान को खुला समर्थन दे रहा है, इसके पीछे उसका अपना फायदा है जो कि वो पाकिस्तान से उठा रहा है। सबसे बड़ा फायदा है डिफेंस एक्सपोर्ट का। दरअसल तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि जो हथियार तुर्की ने पिछले साल बेचे वो $7 बिलियन के थे, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उदाहरण के लिए भारत का टारगेट है कि आने वाले 2-2.5 साल में हम $5 अरब के हथियार हर साल बेचा करेंगे। तुर्की $7 बिलियन के लास्ट ईयर बेच चुका है और उसका सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को यूरोपियन हथियारों का एक्सेस मिलता नहीं है। यूरोप के देश और अमेरिका पाकिस्तान को हथियार नहीं देते। उसके पास है एक ही ऑप्शन, चीन का। चीन उसे हथियार देता है सस्ते, बेहतर और लोन देकर भी। लेकिन उसके जो हथियारों की क्वालिटी है वो हम देख चुके हैं, इतने घटिया और इतने रद्दी क्वालिटी के हैं कि पाकिस्तान के लोग ही गाली दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए कुछ क्वालिटी वेपन्स जिससे कि वो भारत के सामने खड़ा भी हो पाए किसी कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध में। और इसीलिए वो चाहता है कि उसे यूरोप के वर्ल्ड क्लास हथियार मिले, लेकिन वो नहीं मिलते। और इसका लूप होल है तुर्की, क्योंकि तुर्की एक नाटो का सदस्य देश है। उसके पास यूरोपियन टेक्नोलॉजी का एक एक्सेस मिलता है नाटो का मेंबर होने की वजह से। और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर चुका है। जो उसका बेरख्तार ड्रोन है, TB2 ड्रोन है। इसके अलावा तुर्की के पास मिसाइलें भी हैं, उसने खुद के युद्धपोत बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है यूरोप की टेक्नोलॉजी की वजह से। यूरोप की जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसी का इस्तेमाल करके वो सब कुछ बना रहा है और पाकिस्तान तुर्की से वो खरीद रहा है। जी हाँ, इनडायरेक्टली पाकिस्तान यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने हुए युद्धपोत खरीद रहा है अपनी नौसेना के लिए, उसके ड्रोन खरीद रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में उसकी मिसाइलें भी खरीदेगा। यानी कि दोनों का फायदा है। पाकिस्तान को क्वालिटी वेपन मिलते हैं और तुर्की को मिलती है मोटी रकम, वो भी मुंह मांगी। भले ही पाकिस्तान उसके लिए अपनी जनता का खून चूसे, लोन उठाए, लेकिन तुर्की दुगने तिगने दाम में हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा है तुर्की का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान अपने पूरे शासनकाल में ये बात उठाते रहे हैं कि या तो दुनिया के सभी देश न्यूक्लियर हथियार त्यागें या फिर हमें भी न्यूक्लियर हथियार दे, क्योंकि तुर्की की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है यहां से यूरोप और एशिया दोनों को एक साथ साधा जा सकता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल बीच में पड़ते हैं। इसके अलावा तुर्की के आसपास काफी कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, जैसे कि इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। और इजराइल से खतरा भी है तुर्की को कि कहीं इजराइल डायरेक्ट अटैक ना कर दे उस पर। और इसीलिए तुर्की चाहता है कि उसे मिले न्यूक्लियर हथियार अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अमेरिका, यूरोप के देश कोई भी उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है, यहां तक कि चीन भी नहीं। इसीलिए तुर्की को उम्मीद है पाकिस्तान से। आप स्क्रीन पर देखिए, 2021 में ऐसी खबरें भी आई थी कि तुर्की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान उसकी मदद करने को भी तैयार है। यही सबसे बड़ा आधार है इन दोनों देशों की दोस्ती का। लेकिन इतना ही नहीं, एक तीसरा एस्पेक्ट भी है, वो भी एक छोटा रोल निभाता है। वो है तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगान और उसका पर्सनल एम्बिशन। वो ये कि दुनिया भर के मुसलमान उसे अपना खलीफा माने, यानी कि उसे अपना
सबसे बड़ा नेता माने और अर्दोगान एक खलीफा के तौर पर उभरे। और इतना ही नहीं, इसके लिए वो अरब देशों का भी विरोध करता है। भारत ही नहीं उसका विरोध झेलते, तुर्की का विरोध सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी झेलते हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को लगता है कि उसके खलीफा बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है सऊदी अरेबिया और उसके साथी देश यानी कि यूएई, कुवैत, कतर वगैरह, क्योंकि मक्का मदीना होने की वजह से मुस्लिम देश ज़्यादा भरोसा करते हैं सऊदी अरेबिया पर, इसीलिए उसे खलीफा नहीं मानते। इसीलिए लगातार वो सऊदी अरब उसके शाही परिवार को टारगेट भी करता आया है। जमाल खशोगी का मामला इतना बड़ा नहीं था, जिस पत्रकार को सऊदी अरेबिया ने मरवाया उसे बड़ा किसने बनाया? अब है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान नेता की सऊदी अरब की बदनामी हो, दुनिया भर के मुस्लिमों का भरोसा सऊदी अरब पर से घटे और अर्दोगान को वो अपना रक्षक माने, उसे सर्वोच्च नेता माने और उसके कहे पर चले। इसीलिए आप देखोगे कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, हर एक वो लड़ाई जहां पर एक मुस्लिम राष्ट्र है, एक नॉन मुस्लिम राष्ट्र है, वहां पर अर्दोगान बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है और वो एक मुस्लिम राष्ट्र का सपोर्ट करके ये दिखाता है कि ये लड़ाई दो देशों की नहीं, दो धर्मों की है। आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध इसका प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत और भारतीयों को इस अर्दोगान को कड़ा सबक सिखाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इसे पता लग सके कि भारत कोई आर्मेनिया नहीं है, ना ही अर्दोगान कोई मुस्लिमों का नेता। यह एक सिर्फ मौका परस्त है, इसकी ये औकात हमें बतानी चाहिए। भारत सरकार को इसके लिए अब कड़ा रुख अपनाना होगा।